Hello, everyone. Good evening to all of you. Let's continue with the book series. And as you all know, that book series has been started with my own book, the review book of manual therapy for physiotherapists by Dr. Dilip Kumar. Okay, so let's continue with the chapter 4, and chapter 3 are already being uploaded on my YouTube channel. Chapter 4 means part 4. The name is Tests of the Function. The functional tests are very integral components of a therapist assessment process and which are aimed at reaching to a diagnosis. जितने भी हम फंक्शनल टेस्ट करते हैं एज ए हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर तो वो हमारे एज ए फिजिकल थेरेपिस्ट के डायग्नोसिस और असेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हम कोई डायग्नोसिस या प्रोग्नोसिस बना पाएं या कोई ट्रीटमेंट प्लान बना पाएं. दे आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन अ comprehensive रिव्यू ऑफ द पेशेंट हिस्ट्री. जो हम सॉप मेथड फॉलो करते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान, तो उसमें पहला कंपोनेंट आपकी पेशेंट की हिस्ट्री होती है जिसमें पेशेंट की हिस्ट्री से लेके उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट कंप्लेन, एक्सेट्रा साइन एंड सिम्टम्स, and then we go for assessment and then etc. We follow this. So they are selected based on comprehensive patient's history and then examination founding जो physical examination होता है. And then these tests, they play a very valuable role. Yeah, they are very valuable tools for a manual therapist to confirm any diagnostic hypothesis. आपका जो भी अंदाजा होता है बिफोर द एग्जामिनेशन, उनको कंफर्म और रिकंफर्म करने के लिए ये टेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. मॉनिटरिंग द पेशेंट्स रेस्पॉन्स, पेशेंट का रेस्पॉन्स उस टेस्ट की तरफ क्या है. नॉट एवरी टेस्ट इज बेसिकली गिविंग द पॉजिटिव रिजल्ट. सम पेन प्रोवोकेशन टेस्ट दे आल्सो इंडिकेट यू बाय इंक्रीजिंग द पेशेंट्स पेन. तो इन पेशेंट्स के रेस्पॉन्स को टुवर्ड दोज टेस्ट को मॉनिटर करते हुए हम इतना जो है वो एग्जामिन वगैरह मतलब उसमें डिटेलिंग में जाते हैं एंड देन वो एक पॉसिबिलिटी बनाता है टू मेक अ डायग्नोसिस जिसके बुनियाद पे आप पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हो कि आप या तो रेफर करते हो या डायग्नोसिस बना सकते हो. तो उन टेस्ट को थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. लाइक ए है कि एक्टिव एंड पैसिव रोटेटरी एंगुलर मूवमेंट्स है इनको मतलब बिफोर वी अप्लाई द टेस्ट इन चीजों को पढ़ना लाजम है. लाइक आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ पेन टाइप. ये जो सिम्टम्स हैं उनकी टाइप्स मतलब हाइपो है, हाइपर मोबिलिटी है, सीवियरिटी ऑफ डिसफंक्शन है, स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किए थे. कंबाइंड या फंक्शनल मूवमेंट्स है मतलब यू कैन स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड मूवमेंट्स लाइक एक्टिव एक्टिव अपना फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन एंड देन यू कैन डू द कंबाइंड मूवमेंट जिसकी फर्दर हमने कपलिंग एंड नॉन कपलिंग पढ़ी थी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट चैप्टर. देन वी फॉलो द ट्रांसलेटेड जॉइंट प्ले मूवमेंट जिसके ऊपर पूरा चैप्टर 3 पार्ट 3 ना हुआ है और जिसमें हमने पढ़ा था ट्रीटमेंट प्लान के हिसाब से जो ग्लाइडिंग है वो पैरेलल होती है, कंप्रेशन और जो ट्रैक्शन है जो वो परपेंडिकुलर होती है जिनको हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है. देन वी गो फॉर सी रेजिस्टेड मूवमेंट एज वी फॉलो फॉर मसल्स स्पेसिफिकली. मसल्स अगर रेजिस्टेड मूवमेंट में कोई पेन आता है तो डेफिनेटली वो बात कर रहा है अबाउट द मसल. तो टू टेस्ट द न्यूरोवास्कुलर इंटीग्रिटी and the status of the associated joint and vascular supply, we also apply the resisted movement. Then we go D for passive soft tissue movement. पैसिव में हमारे पास जिस तरह पीपीवीआईएम है, पैसिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं, या इनडायरेक्टली इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द जॉइंट फ्रॉम अ सॉफ्ट टिश्यू डिसफंक्शन एंड द टाइप ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू वी परफॉर्म द पैसिव टिश्यू मूवमेंट. ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे एंड देन वी हैव एडिशनल टेस्ट एज वेल. So these all are kind of the special tests as an assessment in order to assess and in order to reach any specific hypothesis or diagnosis. प्रिंसिपल्स, इनका मेन प्रिंसिपल क्या है फंक्शनल, ये जितने भी फंक्शन टेस्टिंग है इनका. तो फॉलोइंग इनिशियल हिस्ट्री टेकिंग, जैसे हम हिस्ट्री लेते हैं एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, देन वी गो फॉर अ जनरल असेसमेंट फ्रॉम द पेशेंट एंड देन अल्टीमेटली वी गो फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन जिसकी वजह से हम पेशेंट्स की कंडीशन को ये सारे डिटेल्ड में एग्जामिन करते हैं. Then this also include the specific movements to perform, like we perform active movement, passive movement. Then also specific position. Then postural that provoke the symptom. वो aggravating and relieving factor जो पेन की पेशेंट की सिम्टम्स को प्रोवोकेट करती हैं. एंड देन वेल मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, ये मतलब कैसे गिर गए थे, ट्रॉमा कैसे हुआ था वगैरह. दीज ऑल आर द रेलेवेंट थिंग्स in order, these are the main purposes in order to perform any case. So these targeted examination, specific examination, they help. For example, muscles की कोई इंजरी है तो डेफिनेटली वहां पर आप रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म करोगे मसल्स को चेक करने के लिए. जहाँ पे बोनी होगी तो वहां पे एक्टिव पैसिव मूवमेंट. तो दीज टारगेटेड दी एग्जामिनेशन help to further elucidate या differentiate the underlying yeah and to understand the underlying issues within the patient. Next we have the assessing the
क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द मूवमेंट, मतलब जिस पेन मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड के साथ वो आया है उसकी पहले क्वांटिटी एंड देन वी गो फॉर क्वालिटी. Assessing the quantity of movement, it means you have to follow okay, what is the range. Let's suppose, how can you say this is a hypomobile or a hypomobile? You have to determine the range first. You have to quantify the range of movement first. So this is basically fundamental component of a musculoskeletal evolution. जब आपके पास कोई मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड के साथ आता है, पहले आप कहते हो ये हाइपोमोबाइल है, हाइपर मोबाइल है. किस बुनियाद पे आप कहते हो? उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट चेक करके. अगर रेंज ऑफ मूवमेंट नॉर्मल रेंज से लिमिटेड है तो आप उसको हाइपोमोबाइल कहते हो, ज्यादा है तो हाइपर मोबाइल कहोगे. एंड देन इट अल्टीमेटली इन्वॉल्व द मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ द मूवमेंट, कि वो कितना स्पेसिफिक जॉइंट पे कितनी मूवमेंट बेसिकली हो पा रही है. एंड देन व्हेन असेसिंग द लार्जर पैसिव मूवमेंट, जब आप बड़े पैमाने पे पैसिव मूवमेंट्स देखते हो लाइक स्पाइनल मूवमेंट्स, तो इट्स आल्सो एडवाइजेबल टू प्रोसीड स्लोली थ्रू द एंटायर रेंज अंटिल द एनकाउंटरिंग द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टॉप. फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टॉप हमने मेरे ख्याल से लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया, उससे पहले भी डिस्कस किया हुआ. जब तक आप जिस तरह एंड फील है या जिस तरह फर्स्ट स्टॉप है, फर्स्ट स्टॉप मतलब अकॉर्डिंग टू द फ्रेडी कल्टनबोन 3 ग्रेड्स में से ग्रेड 2 का जो ट्रांजिशन 2 जोन होते हैं ग्रेड 2 में, स्लैक जोन और ट्रांजिशन जोन, जहां पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रक्चर सराउंडिंग ए जॉइंट पेशेंट प्रैक्टिशनर को फील होता है, वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाला स्टॉप जो है फर्स्ट स्टॉप कहलाता है. उसके बगैर आप स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर पाओगे कि ये स्ट्रक्चर नॉर्मल है, शॉर्टेंड है या कहाँ तक. ठीक है. एंड देन इट्स प्रेफरेबल टू इनिशियली द टेस्ट द रेंज ऑफ मोशन. पहले आप रेंज ऑफ मोशन को चेक करें एंड देन विथ मोर rapid oscillatory movement. These rapid movements, they don't necessitate the specialization of a neighboring joints, but if any test elicit the symptom in the patient, कोई भी टेस्ट अगर पेशेंट की सिम्टम को कम करता तो उसको इट इज इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट मोर केयरफुल इंफॉर्मेशन. मतलब अगर आपकी स्पेशल टेस्ट जो है जब आप परफॉर्म करें उससे रिजल्ट ऑन एंड ऑफ होती है, मतलब चेंज होती है, तो डेफिनेटली आपको अगर कोई टेस्ट रिजल्ट ही नहीं दे रही, ना फर्क पड़ रहा है, ना फायदा हो रहा है, लेट्स सपोज, तो वो टेस्ट आप उसको हटा के उसकी जगह पे कोई और यूज करते हो. लेकिन अगर कोई सिम्टम्स पेशेंट की कम होने लगती है टेस्ट से, तो डेफिनेटली आपको फर्दर केयरफुल एवोल्यूट करना पड़ेगा बिकॉज पेशेंट इज कमिंग विद द पेन अल्टीमेटली. फ्यू अप्रोचेस क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट को अप्रोच करने के लिए, कुछ हमारे पास अप्रोचेस हैं क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट को असेस करने के लिए. पहले है पैसिव रेंज ऑफ मोशन. पैसिव रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट हम तभी कराते हैं जब हमने पेशेंट्स में नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करना हो, ना कि कॉन्ट्रेक्टाइल. कॉन्ट्रेक्टाइल के लिए तो अगर कोई मसल इन्वॉल्व है तो हम एक्टिव मूवमेंट देखेंगे, रेजिस्टेड मूवमेंट चेक करेंगे. लेकिन जब नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर अदर देन मसल्स इन्वॉल्व है तो वहां पर हम पैसिव कराते हैं. तो इन पीआरओ पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट में मोशन में क्या होता है कि एग्जामिनर मूव करता है पेशेंट्स के जॉइंट को डेफिनेटली विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इट्स ओन स्ट्रेंथ. आप पैसिवली करते हो क्योंकि आपने सारा एज अ थेरेपिस्ट में खुद करना होता है. पेशेंट करेगा तो वो एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी. तो इससे क्या होगा, दिस हेल्प टू डिटरमाइन द मैक्सिमम मूवमेंट पॉसिबल. समटाइम ऐसा भी होता है कि पेशेंट एक्टिवली जिस रेंज तक नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन जब पेशेंट थेरेपिस्ट उसको पैसिवली करता है तो आप मजीद रेंज देख सकते हो. तो इन ऑर्डर टू असेस इंटीग्रिटी ऑफ द जॉइंट स्ट्रक्चर रादर देन मसल्स लाइक लिगामेंट टेंडन एक्सेट्रा, वहां पर हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन को टारगेट करते हैं. देन एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, अब मसल खुद अगर वो पेशेंट कर रहा है, लेट सपोज अगर किसी में मसल्स की प्रॉब्लम है, मसल वीकनेस है या स्पास्टिक है, तो आप उसे एक्टिवली भी रिकमेंड कर सकते हो. तो पेशेंट जहां पर मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी वहां पर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में भी उसको जो है डिफिकल्टी होगी. तो पेशेंट्स एबिलिटी टू इनिशिएट एंड द कंट्रोल द मूवमेंट एंड इट आल्सो असेस मेनली द फंक्शन ऑफ अ मसल सराउंडिंग द जॉइंट. लेट सपोज अगर एक पेशेंट एबडक्शन करने में कहता है कि मुझे पेन हो रहा है, पेन शार्प शूटिंग नहीं है, बोनी पेन नहीं है, फ्रैक्चर नहीं है, तो आपको चांसेस होंगे कि यार पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो जब मूवमेंट एबडक्शन करते हैं वो इन्वॉल्व होंगे. तो मूवमेंट्स which is caused by the muscle surrounding the joint would be responsible if a patient having a pain in the active range of motion. Then come down the active assisted range of motion. Active assisted, if a patient cannot complete a full range of motion actively and then he or she takes assessment from the other hand, वो दूसरे हाथ का सहारा लेता है, सपोर्ट लेता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रेंज, द मूवमेंट इज कॉल्ड एक्टिव असिस्टेड. एंड दिस इज पॉसिबल when a muscles are too weak in order to complete a range but they are able to initiate the range. तो एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन हम क्यों करते हैं, जिसमें पैसिव रेंज ऑफ मोशन और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन दोनों आ जाती है. पेशेंट मूवमेंट को इनिशिएट तो करता है बट असिस्टेंट दरकार होती है ताकि उस मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए. अलबत्ता अगर वो असिस्टेंट थेरेपिस्ट दे तो वो पैसिव की कैटेगरी में आ जाता है, और अगर पेशेंट खुद करे तो वो एक्टिव असिस्टेंट असिस्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है. नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव रेजिस्टेड रेंज ऑफ मोशन. रेजिस्टेड रेंज ऑफ मोशन हम तब चेक करते हैं जब हमारे पास प्योरली
मसल्स की इन्वॉल्वमेंट हो, जिस तरह, और सीएक्स की क्लासिफिकेशन है रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक टेस्टिंग आरआईटी के नाम से, जिसके अकॉर्डिंगली 4 से 5 बार उन्होंने मसल्स को डिवाइड किया हुआ है। फिर पेशेंट क्या करता है कि थेरेपिस्ट रेजिस्टेंस अप्लाई करता है और पेशेंट इन्वॉल्व मसल्स की एक्टिव मूवमेंट पहले कराता है। फिर डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम कि वो, लेट सपोज एक पेशेंट की आप रेजिस्टेड मूवमेंट करते हो और वो मूवमेंट कंप्लीटली परफॉर्म कर पा रहा है, उसको कोई पेन भी नहीं हुआ तो मसल नॉर्मल है। लेकिन पेशेंट मूवमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहा और पेन भी हो रहा है तो क्वाइट पॉसिबल माइनर लीजन हो। पेशेंट को पेन भी अच्छा खासा हो रहा है, मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा तो क्वाइट पॉसिबल मेजर लीजन हो। दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू द सीरियस क्लासिफिकेशन। तो इन रेजिस्टेड रेंज ऑफ मोशन में क्या होता है, एग्जामिनर अप्लाई करता है रेजिस्टेंस पेशेंट की मूवमेंट के अगेंस्ट, ताकि मसल्स की ताकत और पता चले कि ये मसल वीक तो नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू परफॉर्म द रेजिस्टेड range of motion. Then we have a goniometry. We all know that in order to measure the exact range of motion, we use the गोनियोमीटर। गोनियोमेट्री तो एक किस्म की टेक्निक है, अप्रोच है, जिसमें गोनियोमीटर टूल जो हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द रेंज ऑफ मोशन। तो वन ऑफ द कॉमन मेथड टू मेजर द जॉइंट एंगल, द गोनियोमेट्री इज आल्सो परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ गोनियोमीटर। विजुअल ऑब्जर्वेशन, लाइक आप अपने एज अ थेरेपिस्ट, एज अ प्रैक्टिशनर अपनी आंखों से जो चीजें देख रहे हो, लेट सपोज इफ ही और शी पेशेंट कैन परफॉर्म द मूवमेंट एंड देन यू ऑब्जर्व कि देयर इज सम साइड ऑफ द asymmetry, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ द रेजिस्टेड लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, यू आल्सो कैन ऑब्जर्व। तो जितना आप अपनी विजुअली ऑब्जर्व करते हो, लाइक मसल बल्क आप देख सकते हो, asymmetry देख सकते हो, बहुत सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है, विजुअल ऑब्जर्वेशन से। देन फाइनली डॉक्यूमेंटेशन, आप जाहिर सी बात है उसको हर चीज को डॉक्यूमेंट करते हो, चाहे आप रजिस्टर्ड करो, एक्टिव करो, पैसिव करो। यू हैव टू नोट डाउन एवरी मूवमेंट कि ये हाइपरमोबाइल है या हाइपर मोबाइल है। सो वट एवर द फाइंडिंग यू find during the examination in the among the patient, you have to note it down in your diary, in your notes, that is called the documentation. So overall assessing the quantity of movement through the range of motion, the assessment is very important for identifying the impairment. Let's suppose आपको resisted movement में पेन मिला, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट हेल्प आउट करेगा कि भाई मसल्स की इन्वॉल्वमेंट है। फॉर एग्जांपल इफ अ पेशेंट हैविंग अ मूवमेंट इन एक्टिव एंड पैसिव जस्ट लाइक द फ्रोजन शोल्डर, तो आपको उससे आइडिया होगा कि कौन सी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। तो दिस बेसिकली essential for identifying the impairments and no doubt monitoring the progress and then developing the effects in order to find out the treatment plan to optimize the functional outcome for a patient with any musculoskeletal conditions. Then you have to rule out के you what you have to do to measuring the rotative movement with a device, कि आप rotative movement भी measure कर सकते हो with the help of any device. Let's example, there are the several devices used to measure the active or passive range of motion. The best example we studied just now is the goniometer. The goniometer, ruler scale, the measuring tapes. These are the standard, yeah, what we can say the most commonly used tools or devices, ठीक है, फॉर एनी मूवमेंट। स्टैंडर्ड बोर्ड मूवमेंट जो यूनी एक्सल मूवमेंट्स होती हैं, दे आर स्पेसिफिकली मेजर फ्रॉम द जीरो, लाइक योर एल्बो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। एल्बो एक्सटेंशन इज जीरो, सो दैट इन ऑर्डर टू मेजर द एल्बो फ्लेक्शन आपने जीरो से आगाज करना है। तो जो भी मूवमेंट जीरो से आगाज करेगी वो स्टैंडर्ड बोनी मूवमेंट्स है जो जीरो से बेसिकली स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड देन द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट क्या मिलेगा, आप कहोगे या तो ज्वाइंट में मूवमेंट लिमिटेड है, हाइपोमोबाइल, या मूवमेंट ज्यादा है, हाइपर मोबाइल, सिंपल इज दैट, ठीक है। So hypermobility or hypermobility is only the pathological finding if they were associated with the symptom and then pathological end field. ठीक है। मैनुअल ग्रेडिंग ऑफ रोटेटरी मूवमेंट, जो हम ये भी हमने मेजर किए थे रोटेटरी मूवमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइसेस, इनको हम ग्रेडिंग में कैसे देंगे भाई, किसका कोई नंबर 1 है, कोई 2 है। तो देर आर द 0 to 6 scale basically in which we what we can say categorize them. So this is basically the nomenclature to find out how to grade, how to classify one of the rotating movements. So as we have already discussed earlier in the joints, with a little range of motion such as the carpal tunnel, carpal joints, or the single spinal segments, it's hard to measure the exact ranges. आप उन स्मॉल जॉइंट्स में एग्जैक्टली exactly उसको नहीं कर सकते, पर उसको आप क्या करते हो, अंदाजे के तौर पे लगाते हो। लेट सपोज 0 to 6 स्केलिंग है ना, अगर आप किसी को 0 1 2 3 0 1 2 की स्केलिंग करते हो, जीरो मतलब देयर इज अ नो मूवमेंट, जस्ट लाइक द एनकाइलोसिस, देयर इज अ नो मूवमेंट। 1 इज फॉर द कंसिडरेबल मूवमेंट बट स्टिल डिक्रीज्ड मूवमेंट, ठीक है। 1 is the considerable decreased movement. All are hypermobile, no doubt.
एंड देन स्लाइटली डिक्रीज्ड मूवमेंट। फर्स्टली द नो नो मूवमेंट, हाइपोमोबिलिटी में तो नहीं आएगा, लेकिन वी कैन पुट पुट देम डाउन एज अ जीरो, कि भाई मूवमेंट है ही नहीं, क्योंकि हाइपोमोबिलिटी का मतलब मूवमेंट का कम होना, हाइपो मतलब कम, लोअर, zero movement is another thing. So one is considerable decreased movement, कि थोड़ी बहुत considerable है, and finally we have a two, it means थोड़ी बहुत movement restricted है, जो कि kind of the negligible है. So considerable and then we have a negligible. And then category goes the three, which is considered the normal. If you can perform active movement normally, you fall into the category of the normal three. And then hypermobile. हाइपर मोबाइल में भी तीन चार पांच तीन कैटेगरीज हैं, कि अगर थोड़ी बहुत स्लाइटली इंक्रीज मूवमेंट है, लेट सपोज, तो वो भी हाइपर मोबाइल में आएगा। देन वी हैव अ कंसिडरेबल एंड फाइनली वी हैव अ इनस्टेबिलिटी, कि भाई इतनी इनस्टेबल है कि रेंज सबसे ज्यादा है, तो वो इनस्टेबिलिटी की कैटेगरी में आएगा, बिकॉज आफ्टर द मसल्स ligaments are unable to hold them, so they fall into the category of instability. So this is the manual grading of the translated movement that we see. After assessing the quantity of the motion with the help of the goniometer, with the help of some other approaches, we have to assess the quality of the movement. What exactly the quality of movement define? Let me define. The ability to see the feel, to see and feel the quality of movement is also the essential for your diagnosis to make correct. Like assess the movement with the minimal forces and then repeat them. आप movement को assess करते हो पहले minimal forces के साथ, फिर उसको repeat करते हो at a different speed, are reveal the various types of the restriction. Various types of the restriction मतलब restriction करा कौन रहा है, soft tissue करा रहा है, contractile structure करा रहे हैं, non contractile करा रहे हैं, bony करा रहे हैं, बहरहाल. So assessing the quality of movement usually involve the evaluating the various aspects of how a person moves to determine whether it is optimal or not, or functional, or they feel free from the abnormalities or limitation. Let me clarify it. कि this assessment is crucial in diagnosing the movement disorders. For example, क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट से आप किसी कंडीशन को डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे, बट क्वालिटी से है। कैसे? अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सी स्ट्रक्चर, लेट सपोज, क्वालिटी मतलब इस सेंस में कि हम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर विच कैन कॉज द मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन। लेट सपोज के मसल्स करा रहे हैं कॉज कंफ्यूजन की वजह से, स्ट्रेन की वजह से, अगर बोन्स करा रही हैं बोनी पैथोलॉजीज के हिसाब से, तो बेसिकली ये जो असेस आपकी इससे पता क्वालिटी से क्या पता चल रहा है, कि आपको ये पता चल रहा है कि मूवमेंट बेसिकली करा कौन रहा है। क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट में तो हमें सिर्फ ये पता था कि मूवमेंट या तो रिस्ट्रिक्टेड है, या बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी ओनली, वी वर जस्ट चेकिंग द रेंजेस वेदर इट इज hypomobile or hypermobile. So this is now there are some other tools as well in order to assess the quality. Let me explain. For example, if you look at the second paragraph, the slower passive movements are more likely to reveal a joint restriction. स्लोवर पैसिव मूवमेंट, अगर कोई पैसिवली मूवमेंट्स कर रहा है, आप करवा रहे हो पेशेंट में, बट दे आर वेरी स्लोवर, नॉट गोइंग वेरी फास्ट, तो स्लोवर पैसिव मूवमेंट दे आर मोर लाइकली टू रिवील अ जॉइंट रिस्ट्रिक्शन। कि भाई अगर आप पैसिवली भी किसी की मूवमेंट स्लोली परफॉर्म कर रहे हो, बिकॉज हिज आर हर बॉडी इज नॉट बेसिकली अलोइंग यू टू मूव द faster, that also can reveal there is a joint restriction. While more rapid while road movement can trigger the abnormal muscle reactivity. While let's suppose अगर passive movement भी fast है, for example, then it can also involve the muscle imbalance. So this is how basically important finding, they are easily overlooked if the passive movement is tested only at the time of the limit active movement with the passive movement. Okay, here are the key components. जब हम क्वालिटी ऑफ मूवमेंट करते हैं तो उसके की कंपोनेंट्स हैं। पहले तो रेंज ऑफ मोशन, जो कि बोथ आर द सेम in order to quantify, in order to assess the quantity and the quality. Assessing the range of motion through which a joint can move the freely and comfortable is essential, no doubt. Restricted or excessive range of motion, मतलब hypomobility and hypermobility, may indicate the underlying issues such as stiffness, tightness, hypomobility है या hypermobility है। ये रेंज ऑफ मोशन से हमें पता चला। फ्लेक्सिबिलिटी भी क्वालिटी में आती है। जब आप किसी रेंज की फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन करते हैं तो उसकी क्वालिटी में आती है। इफ यू नॉट क्वांटिफाई देम, आप एग्जैक्ट रेंज ना बताओ 10 डिग्री है 20 डिग्री है, बट आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अगर चेक करते हो, तो किसी मसल्स की अगर लचक चेक करते हो, तो वो उसकी क्वालिटी आप चेक करें बेसिकली। तो इवोल्यूटिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एनी मसल, टेंडन और लिगामेंट, इट बेसिकली हेल्प टू डिटरमाइन इफ दे आर द सपल एंड देन कैन बी स्ट्रेचेबल। मतलब स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी से पता चलती है। तो देर आर द दिस वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। लेट सपोज अगर किसी की पुअर फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट आल्सो कैन रिवील। अब आप उसको क्वांटिफाई तो नहीं करे, ये आप क्वालिटी उसकी चेक करे हो।
So flexibility also falls under in order to assess the quality of a movement या motion. Strength, स्ट्रेंथ को आप अगर क्वांटिफाई ना करें, मसल वीक है, आप सिर्फ इतना लिखते हो मसल वीक है या मसल जो है वो ताकतवर तगड़ा है, so you are talking about the strength. It also falls into the quality. So assessing the muscle strength is also ability. Let's suppose muscle strength मतलब ability of a muscle to generate the enough force to resist your movement or to control the movement. So you are talking about the strength ultimately. And then coordination, evaluating the coordination also comes into the quality. Balance and stability, posture, and gait analysis. Gait is simply the pattern of walking, no doubt. So these were the points which, when you apply as a examination, as examining the patient, you are talking about the quality of the movement, not quantified. There is a no game of a numbers basically. There is a purely on the basis of some characteristics which you can see or which you can find out, but you can't mention them in a number. In a number pattern, you can't mention them. So you're talking about the quality. When you mention something in number, let's suppose it falls into the quantity. फंक्शनल मूवमेंट पैटर्न वो क्या है उसको हम देखते हैं कि व्हेन यू असेस दी, ये भी लास्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है. असेसिंग द फंक्शनल movement pattern also involve observing the how well an individual perform the activities of daily living. मतलब जो उसके फंक्शनल और सोशल टास्क हैं, डेली एक्टिविटी एडीएल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है, हाउ ही और शी इज परफॉर्मिंग, या एक्स्ट्रा या को करिकुलर एक्टिविटीज, हाउ ही इज शी इज इन्वॉल्विंग इनटू दैट. मतलब वो एक्टिविटीज भी कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या उनकी एब्नॉर्मलिटी का, उनकी पैथोलॉजी का असर उनके एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में तो फर्क नहीं पड़ रहा. So here you are also talking about the quality of the movement. ठीक है. Now quality of the movement to the first stop, which help to reveal the end feel basically. So we all are aware with the first stop. To test the movement quality या to test the quality of the movement, go with the active movement first. पहले आप active movement कराते हो, then passive कराते हो. जब तक passive कराते वक्त आपको resistance feel ना हो, वो भी notable या significant, जिसको आप first stop का नाम देते हो. उसके बाद then you can apply a minimal force and perform the movement slowly through the entire range of motion. So you are talking about the quality of movement at a first stop. Quality of movement from the very beginning of the range of motion up to the first stop. Passive movement should be free, number one. Smooth and independent of the speed with which they are carried out. मतलब आप उसकी जो स्पीड है उसमें यूनिफॉर्मिटी जरूर रखें. ठीक है. स्पीड को इंडिपेंडेंट बना दे, मतलब एक ही यूनिफॉर्मिटी का होना लाजम है. नो डाउट बी केयरफुल ऑफ द एनी एबनॉर्मलिटी, क्योंकि हमने नॉर्मल एनफील्ड भी पढ़ी है और एबनॉर्मल एनफील्ड तो हम इधर पढ़ेंगे. हमने उधर नॉर्मल ग्रेडिंग ऑफ मूवमेंट्स भी पढ़ी थी और पैथोलॉजिकल ग्रेड थी. ठीक है. व्हाट इज द एंड फील्ड, मैंने पहले भी कहा है कि मेडिकल में सबसे अच्छी बात ये होती है कि वर्ड आपको खुद अपनी डेफिनेशन बता देता है. एंड फील, वो फीलिंग जो एंड में आए. अब एंड में किसके आएंगे, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट. वो फीलिंग जो पेशेंट थेरेपिस्ट को एज अ फील हो at the end range of the motion, whenever he or she is performing any passive movement and he feels some kind of the resistance, any sensation, any feeling, जिसको आप फर्स्ट स्टॉप का नाम दे रहे थे, बट एट द एंड रेंज बेसिकली. फर्स्ट स्टॉप तो ऐसे हुआ ना जहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस फील हुआ, उसको आपने फर्स्ट स्टॉप का नाम दे दिया. ये एंड रेंज में एक परसेप्शन होती है, एक फीलिंग होती है, एक सेंसेशन होती है जो प्रैक्टिशनर फील करता है. तो इसी इसका नाम है एंड फीलिंग. एक ऐसी फीलिंग है विच इज परसीव्ड बाय द थेरेपिस्ट या बाय द प्रैक्टिशनर, but at the end, at the end of the available range of motion, and this is called the end field. फिर इसकी टाइप्स हैं, नॉर्मल है एंड देन वी हैव अ एबनॉर्मल एज वेल. एंड फील्ड के पहले थोड़े बहुत फायदे लिख लें कि एंड फील्ड मस्ट बी एवोल्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ द पैसिव मूवमेंट. आप पैसिवली इसको करा सकते हो. एक्टिवली अगर पेशेंट खुद से कर रहा है तो कभी भी आप में रेजिस्टेंस एट द एंड फील्ड नहीं होगी. ठीक है. सो यू नीड टू परफॉर्म इट पैसिवली, नंबर वन थिंग. एंड फील्ड कैन आल्सो बी evaluated during the extended and combined movement as well. जो rotating movement होती है, ओवर प्रेशर, एंड फील्ड एक्सेट्रा, उसमें भी आप परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ एज यू कैन सी द पिक्चर, whenever a movement start from the 0 point, when it is starting, the smooth line indicates there is a no kind of the resistance at all. Probably would be the small, but there is a no restriction or sensation feel. But at the end, when it crosses to the maximum resistance, which is called the first stop, after the first stop, when you bring the joint, bring the structure beyond the first stop, then that type of the resistance, which is perceived by the therapist or the practitioner, defines which type of the end feel is. Like it's smooth, it's hard, that barrier is firm. Then we divide according to that. That is called the end feel. But how you
कैटेगराइज देम, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं. नाउ कम टू द नॉर्मल एंड एंड फील. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एंड फील इज अ काइंड ऑफ द फीलिंग, एंड देन जो एज अ थेरेपिस्ट को, एज अ प्रैक्टिशनर को फर्स्ट स्टॉप के बाद फील होता है. तो एंड फील इज बेसिकली टेस्टेड with a slight additional stretch after the first stop. After the first stop के बाद भी एडिशनल जब आप स्ट्रेच देते हो किसी स्ट्रक्चर को, उसके बाद जो रेजिस्टेंस, क्योंकि फर्स्ट स्टॉप पे तो आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस फील हो गई. नाउ व्हाट अबाउट द कि विच टाइप ऑफ द रेजिस्टेंस इज बेसिकली यू आर फीलिंग, वेदर इट इज हार्ड, वेदर इट इज सॉफ्ट, उसको आप एंड फील का नाम देते हो. तो नॉर्मल पैथोलॉजिकल एंड फील को रेफर ये करता है कि ये नॉर्मल टिपिकल सेंसेशंस हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड होंगी थेरेपिस्ट या प्रैक्टिशनर को, जब किसी जॉइंट अपनी लिमिट रेंज तक पहुंचता है और उसके बावजूद आप उसको पैसिव मूवमेंट करके लेके जाते हो. ठीक है. तो उस तरह की कौन कौन सी फील आती है, लाइक वी हैव अ सॉफ्ट हैंड फील. अब सॉफ्ट में नाम ही बताता है, सॉफ्ट हैंड फील मतलब सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन. सॉफ्ट हैंड फील ऐसे है जब किसी जॉइंट को आप मैक्सिमली क्लोज करते हो और एट द एंड फर्स्ट स्टॉप रेजिस्टेंस के बाद, मैक्सिमम रेजिस्टेंस फील करने के बाद, आप जब उसको मजीद अंदर लेके जाते हो तो आपको फील होगा एक किस्म की सॉफ्ट किस्म की एंड फील आ रही है. मतलब कोई बोनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. लाइक सपोज व्हेन यू डू एल्बो एक्सटेंशन, एल्बो एक्सटेंशन जब आप करते हो एंड रेंज में आपको कभी भी सॉफ्ट फीलिंग नहीं आएगी, आपको हार्ड आएगी, बिकॉज बोन स्ट्राइक विद द बोन, दैट इज द हार्ड एंड फील. बट हियर वी आर द सॉफ्ट इफ वी टॉक अबाउट द एल्बो फ्लेक्शन एंड नी फ्लेक्शन. व्हेन यू डू एल्बो फ्लेक्शन, जब आप एल्बो मैक्सिमम फ्लेक्स करते हो, एट द एंड भी जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे, यू विल स्टिल फील, यू कैन फील काइंड ऑफ द सॉफ्ट एंड फील, सॉफ्ट टाइप ऑफ द रेजिस्टेंस. तो सॉफ्ट एंड फील इज कैरेक्टरिस्टिक, मींस द सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन, कि जब सॉफ्ट टिश्यू एक दूसरे के करीब आते हैं, मैक्सिमल आते हैं, तो देयर इज अ soft end feel kind of, but make sure there is a no soft end feel in the spine as well. So this end feel occur jab soft tissue, whenever the soft tissue such as the muscle, skin, the fat, they are compressed with each other. So the joint basically reaches to the maximum range, and the feeling you feel is kind of the soft. The example, you have a elbow flexion and you have a knee flexion. Firm end feel. Firm end feel is kind of the capsular, yeah, ligamentous stretch. Whenever a ligaments reaches to a maximum limit, yeah, causes the range to be limitized, and at the end feel you have a senses kind of the firm. So firm end feel is characteristic of any capsular or ligamenting stretching, like medial and lateral rotation of the humerus and the femur, etc. There are the several examples. This end feel occurs when a tension is felt in the joint coming from a joint capsule or ligaments. जब भी किसी जॉइंट पे जब आप एंड रेंज पे लेके जाते हो और लिगमेंट्स या उसका कैप्सूल लिमिटाइज कर दे, उसकी मूवमेंट्स को रोक दे, जो उस जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है, जिस उस जॉइंट को जो सराउंड कर रहे हैं लिगमेंट्स और कैप्सूल, जब उसकी मूवमेंट को खत्म कर दे, एंड रेंज पे पहुंचा दे, दैट काइंड ऑफ द फीलिंग इज द फर्म फीलिंग. तो इट फील्स बेसिकली द फर्म, एंड इट इज आल्सो हैज स्लाइट गिव इंडिकेटिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर. एग्जांपल हमारे पास है फिंगर एक्सटेंशन एंड रिस्ट एक्सटेंशन. आपकी जो रिस्ट एक्सटेंशन है, जब आप उसको एंड में लेके जाओगे तो एंड रेंज जहां तक पहुंचेगी, वहां पर आपको फील होगा कि वहां पर जो ये रुकावट लिमिटाइज की गई है, इट इज डन बाय इट्स कैप्सूल, या इट इज डन बाय इट्स the ligaments basically. So these are the normal end field, and lastly we have a hard end field. So normal capsular end field is basically less than firm. फिर उसको आप categorize करते हो, उसको उसको हम नहीं देख रहे. So the best example, you have a finger extension and then you have a wrist extension. Last normal end field we have the hard, which also indicate the bony. So hard end field occur whenever the bone specifically limitize the movement. Simple as that. So, like the elbow extension and flexion. So, the most spinal non-couple movements are also the having the odd type of the end fields. So, you will feel there's a restriction from the bone. So, this type of the end field basically, when articulating surfaces of a bones within, yeah, in a joint, they come in contact. So, at the end, you feel kind of the bony barrier. The example, you have the elbow and the knee extension and elbow extension, as you can see in the picture. So the all three types of the normal joints and feel, they have a elasticity kind of the movement, but they fall into the category of the quality, not quantity. So basically जब ये category आपकी reach करती है, तो joints basically rebound back करता है as a first stop. मतलब जब आप first stop से बाहर लेके जाओगे structure को, तो ये आपको rebound करके वापस ले आता है normal की तरफ. मतलब फर्स्ट स्टॉप के बाहर जब आप किसी स्ट्रक्चर को लेके जाओगे, यू विल दैट टाइम यू विल फील द मैक्सिमल रेजिस्टेंस, एंड यू विल कैटेगराइज वेदर इट इज द नॉर्मल एंड या लास्ट. तो इसकी पहचान ये है कि अगर आप फर्स्ट स्टॉप से बाहर किसी स्ट्रक्चर को ले जाओ स्ट्रेच करने के लिए, ग्रेड 3 में लाने के लिए,
तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर विल ट्राई टू ब्रिंग दैट स्ट्रक्चर बैक टू द नॉर्मल पोजिशन. ठीक है, rebound we can call it. So these are the normal and fill, and normal and fill are always they are the pain free. They should not cause any pain because there is a no pathology at all. और ये करते क्यों है उसको हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट normal physiological end may also vary from individual to individual, from age factor also, from the body biomechanics also, and there are the several factors like age, gender, hypermobility, anatomical variations, and there are the several things, yeah, several factors which affect which can skew or which can deviate the results of the normal end field. However, why it is important? It is essential for the healthcare professional to have a good understanding of the normal end field in order to reach to any diagnosis. Now let's give the example of the pathological end field. Any end field which is kind of the deviated from these results from the normal end field, it falls into the pathological. वो end field जो other than normal हमें मिलती हैं, वो abnormal या pathological मिलती हैं. They also indicate कि these end field are basically feelings are present just because of any pathology. Let's suppose if a joint any pathology and you find that after the first capsular first stop you are still finding any maximal resistance, that is probably there is a pathology. So this is a normal, not a normal condition. You can't categorize into the normal and feel. ठीक है. तो what is the basically differentiating point, उसकी पहचान क्या है कि जब आप उसको फर्स्ट स्टॉप से बाहर लेके जाते हो, so they have a very elastic and feel quality, means the joint doesn't rebound. जब आप उसको फर्स्ट स्टॉप के बाहर लेके जाते हो टू ब्रिंग द स्ट्रेच टू चेक द कि विच टाइप ऑफ द एनफील इज, वो यूजुअली रीबाउंड नहीं करते. और नॉर्मली अगर रीबाउंड करे तो वो नॉर्मल एनफील में आएगा. तो नॉर्मली दे डजंट बेसिकली रीबाउंड बैक टू द फर्स्ट स्टॉप एज द ओवर प्रेशर इज रिलीज. जब आप फर्स्ट स्टॉप के बाद ओवर प्रेशर देते हो और ओवर प्रेशर हटा देते हो, तो नॉर्मल एनफील में क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर वापस आ जाती है एट द फर्स्ट स्टॉप. But in an abnormal airfield, it doesn't come back to the, it doesn't rebound back to the normal position whenever the over pressure is released. Yeah, this is how. So there are the some types as well. उसको भी हम देखते हैं. और दूसरा abnormal airfield indicate करता है कि there are the several pathologies which can cause. For example, empty airfield. एम्प्टी एनफील हमें हमें अमूमन देखने को मिलती है डिफरेंट प्रॉब्लम में, जस्ट लाइक द मसल स्पाज्म, इन्फ्लेमेशन और जॉइंट डिफ्यूजन. इफ अ जॉइंट हैविंग अ इन्फ्लेमेशन और मसल स्पाज्म, तो वहां पे आपको नॉर्मल एनफील नहीं देखने को मिलेगी. तो दिस विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द एम्प्टी एनफील. देन spring infill is often concerned probably with the meniscus. Yes, any mechanical blockage. Yes, any meniscal tear. If a knee joint or for any joint having a meniscal tear, तो वहां पर आपको कौन सी पैथोलॉजी मिलेगी? स्प्रिंग एनफील. ठीक है. हार्ड और बोनी एनफील बट इन नॉन बोनी स्ट्रक्चर. अगर बोनी स्ट्रक्चर में हार्ड फील मिले तो वो तो नॉर्मल होगी. वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन बोनी structure. So this occurs when a hard bony sensation is also felt uh, in a joint that normally has a soft tissue and feel. तो वहां पे suggest करता है कि यहाँ पर कोई abnormality है. One thing is sure कि all the abnormal end feels clearly indicated कि if there is any kind of the pathology, you won't get the normal results. So this is how you can explain. या mushy, soft or mushy kind of end feel, जहां पर आपको end feel ही फील होती है, स्पेशली जहां पर जॉइंट की ज्यादा लेक्सिटी हो या इनस्टेबिलिटी हो. सडन स्टॉप या एब्रप्ट एंड फील जो आपको किसी फ्रैक्चर या किसी किस्म की जॉइंट डिसलोकेशन में भी देखने को मिलती है. ठीक है. तो ये बस इसका नाम है और आपने ये याद रखना है कि किस कंडीशन में वो पाई जाती है. So identifying and recognize the pathological end field, they are definitely important in order to reach any pathology which is causing the problem. तो अगर आप पैथोलॉजी पे पहुंच जाते हो तो जाहिर सी बात है फिर आप ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से चूज करते हो. ठीक है. And then definitely you need a basic biomechanics and various pathological process in order to identify the pathological end field. The same joint can present with a normal end field in one movement direction and a pathological end field in another direction. It means अगर हमने पढ़ा था कि नॉर्मल एंड फील तो हमें नॉर्मल के तौर पे मिलेगी. ठीक है. तो एक ही ज्वाइंट जो है वो नॉर्मल एंड फील भी हमें दे सकता है एक मूवमेंट में. फॉर एग्जांपल एक ज्वाइंट पे दो मूवमेंट हो रही हैं तो क्वाइट पॉसिबल फ्लेक्शन, लेट सपोज रिस्ट एक्सटेंशन में हमें जो है फर्म एंड फील मिली, तो क्वाइट पॉसिबल रिस्ट एक्सटेंशन में तो फर्म एंड फील दे, लेकिन फ्लेक्शन में हमें कोई और एबनॉर्मल एंड फील दे दे. लेट सपोज वो ज्वाइंट अनस्टेबल हो, या देयर आर द सेवरल पॉसिबिलिटीज. तो अ नॉर्मल एंड फील, अ नॉर्मल ज्वाइंट, अ सेम सिंगल ज्वाइंट can have a normal end field in one direction and in opposite direction can have opposite result, मतलब pathological end field.
तो देर आर द कंडीशन लाइक मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन, स्कार टिश्यू में यू फाइंड द लेस इज फर्मर, नॉट फर्म बट फर्मर, क्योंकि एबनॉर्मल एंड फील है। मसल स्पाज्म में अगेन एबनॉर्मल एंड फील, तो देर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन सी। नेक्स्ट टॉपिक भी है, इन फंक्शन टेस्टिंग के कंपोनेंट्स कितने हैं, कैसे कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे। सो एक्टिव एंड पैसिव रोटेटरी मूवमेंट, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि हम पैसिव परफॉर्म करेंगे। एक्टिव हम मसल्स के लिए, पैसिव हम नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर के लिए। तो पेशेंट एक्टिव मूवमेंट्स के लिए पेशेंट की कोऑपरेशन, intact upper and lower motor neuron function, they should be the normal muscle and function, they are the necessary। अगर वो नहीं होंगे तो एक्टिव मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन पैसिव मूवमेंट, दे आर यूजुअली डन बाय द therapist and practitioner। Right after the active movement you perform the passive। so there are the general categories of active and passive rotatory movement। बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड यूनी एक्सेल के लिए, कंबाइंड मल्टी एक्सेल के लिए। पेनफुल आर्क, एज पर सीरियस पेनफुल आर्क मतलब आर्क मतलब एक कर्व, पेनफुल मतलब पेनफुल होगा। तो नॉर्मली जिस तरह शोल्डर इम्पिंजमेंट में हम पेनफुल आर्क कराते हैं, लेट सपोज, तो पेशेंट की एक पेनफुल आर्क में जैसे वो 0 से 180 डिग्री स्केल है, आर्क है एक, ठीक है। वहां पर पेशेंट कहता है कि 0 से 60 में उसको कोई पेन नहीं होता, 60 से 120 में फिर पेन होता है, 120 से 90 में, 120 से 150 में कोई पेन नहीं होता, 150 से 180 में पेन होता है। तो ये एक पेनफुल आर्क रिप्रेजेंट करता है। तो एज पर सीरेक्स बेसिकली जो पेनफुल आर्क है वो डिफाइन करता है कि पेशेंट को एक डिस्कम्फर्ट है, लेकिन एक लिमिटेड रेंज में, 0 से 60 में नहीं है, 60 से 90 में है, 90 से 120 में नहीं है, 120 से 150 में। दिस इज हाउ दिस इज कॉल्ड पेनफुल आर्क। तो आगे मैंने एग्जांपल दिया है, फॉर इंस्टेंस शोल्डर पेन जो है ड्यूरिंग अ पेनफुल आर्क एग्जामिन करता है कि कौन सी चीज इन्वॉल्व है। लेट सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह हम एसएलआर परफॉर्म करते हैं, तो एसएलआर में 0 से 30 डिग्री में अगर पेन हो तो क्वाइट पॉसिबल ड्यूरल या कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है। 30 से 60 में शाटिका इन्वॉल्व है, शाटिक नर्व इन्वॉल्व है, और 60 से या 70 से ऑनवर्ड में एसआई जॉइंट पैथोलॉजी है। इसी तरह करके शोल्डर पेनफुल आर्क है, 0 से 60 में नो पेन, 60 से 120 में अगर पेन मिले तो शोल्डर इम्पिंजमेंट, 120 से 150 के दरमियान नो पेन, 150 से ऑनवर्ड 180 में मिले तो एसी ज्वाइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट का पेन। तो दिस पेनफुल आर्क इज बेसिकली द कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो पेशेंट शोल्डर पैथोलॉजी या डिफरेंट के साथ आता है। मैं आपको आगे पिक्चर दिखाता हूँ। As you can see, patient is performing the 0 to 180 degree of shoulder abduction. 0 to 60, there is a no pain. 60 to 120 pain, that is a painful arc, that can be the supraspinatus impingement, and then no pain, and finally at a 180 degree can be the painful. But this is specific. When you find out the pain at the 60 to 180, this is the shoulder impingement. And when you find after the 170, that can be the other pathology like AC joint. Then we have a capsular pattern. Okay. Capsular pattern, as far as the medical topic is concerned, this is also defining any, this is kind of the pattern. For a pattern, just remember this sequence of a movements and the capsular due to the involvement. So whenever a joint capsule is involved, there would be the pattern. The number of movement would be restricted in a specific pattern. That's why this is called the capsular pattern. तो एक तो the term itself खुद ही बता रहा है कि ये कैप्सुलर पैटर्न है। कैप्सुलर है मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैप्सूल है, नंबर वन थिंग। और पैटर्न मतलब नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड या डिक्रीज मूवमेंट। तो नंबर ऑफ डिक्रीज मूवमेंट एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में जब मिलती है किसी भी ज्वाइंट कैप्सूल के इफेक्ट होने के बाद, उसको हम कैप्सुलर पैटर्न कहते हैं। और इस कैप्सुलर पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैप्सुलर पैटर्न बेसिकली इट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन एज वेल। ये एक सेशन है, एक सीक्वेंस है। जिस तरह फ्रोजन शोल्डर का कैप्सुलर पैटर्न क्या है कि abduction, lateral rotation should be affected more than abduction, then should be more than internal rotation. So if you find this sequence, then you can rule out a patient has a frozen shoulder. Okay, तो हर जॉइंट का एक यूनिक कैप्सुलर पैटर्न है। एवरी जॉइंट, ईच जॉइंट इट्स यूनिक कैप्सुलर पैटर्न, so which basically reflect the arrangement of the ligament, joint capsule and articular surfaces. So the capsular pattern typically involve like limitation and specific direction। एक specific pattern होता है, fashion होता है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आपके पास आता है, उसकी टोटल रेंज में से एक्सटर्नल रोटेशन जो डिग्री रिस्ट्रिक्टेड है वो 10 डिग्री है, ठीक है, और या 20 डिग्री है। फिर आप एबडक्शन चेक करते हो तो एबडक्शन जितनी भी नॉर्मल होती है वो 10 डिग्री लिमिटेड है, और उसके बाद इंटरनल रोटेशन जितनी भी होती है वो 5 डिग्री है।
तो अगर आप सीक्वेंस देखो तो एक्सटर्नल रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड मोर एज कम्पेयर टू द एबडक्शन एंड विच इज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड मोर देन एज कम्पेयर टू द इंटरनल रोटेशन। तो ये एक पैटर्न है। अब दूसरा पेशेंट आपके पास आता है जिसकी 5 डिग्री एक्सटर्नल रोटेशन है, एबडक्शन उससे भी ज्यादा है और इंटरनल रोटेशन उससे भी ज्यादा है। तो ये पैटर्न उसका काइंड ऑफ द उसका रिवर्स है। तो एक कैप्सूल या ऐसा हो कि सब हर रेंज जो है 10-10 डिग्री रिस्ट्रिक्टेड है, तो कोई भी एक दूसरे से ऊपर नहीं है, तो इट इज बेसिकली द नॉन कैप्सुलर पैटर्न। और नॉन कैप्सुलर पैटर्न इन्वॉल्व्स कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट बट नॉट अ स्पेसिफिक पैटर्न। अनस्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट pattern is called the non-capsular pattern, and that also can reflect that this is non-capsular pattern is not due to the capsule, that can be the problem या restriction of the movement due to the any other structure। ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल इन अ शोल्डर जॉइंट, ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो द फर्स्ट मूवमेंट लिस्टेड इज प्रोपोर्शनली मोस्ट डिक्रीज। जैसे मैंने बताया था ना कि पहली जो मूवमेंट होगी ना वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगी। जिस तरह मैंने कहा कि एक्सटर्नल रोटेशन शुड बी अफेक्टेड मोर देन एबडक्शन, एबडक्शन शुड बी मोर देन इंटरनल रोटेशन। तो अगर इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कौन सी होगी? लेटरल रोटेशन। उसके बाद कौन सी रिस्ट्रिक्टेड होगी नंबर 2 कैटेगरी पे? एबडक्शन। एंड सबसे कम रिस्ट्रिक्टेड कौन सी होगी? मिनिमम इंटरनल रोटेशन। तो ये मैं आपको सिर्फ पैटर्न सीक्वेंस तरतीब बता रहा हूँ समझाने के लिए। तो अंडरस्टैंडिंग द कैप्सुलर पैटर्न ऑफ द डिफरेंट जॉइंट, they also help to identify and diagnose the various musculoskeletal conditions। ठीक है। देन वी हैव अ टेस्टिंग द रोटेटिंग मूवमेंट जो हमने डिस्कस किए, एक्टिव पैसिव वगैरह। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्टिव स्पाइनल मूवमेंट्स देन इन्वॉल्व असेसिंग देयर स्मूथनेस, देयर क्वांटिटी ऑफ द मूवमेंट, देयर क्वालिटी ऑफ द मूवमेंट, चेंजेस इन स्पाइनल मूवमेंट, जो चेंजेस इन रेंजेस ऑफ मूवमेंट दे आल्सो कैन वेरी फ्रॉम वन सेगमेंट टू द नेक्स्ट, दे आर आल्सो नोटेड। हर चीज आप उसमें नोट डाउन करते हो। Active movement testing can be conducted with the greater specificity to pinpoint location of the lesion within a spinal region, just like the PPVM. There are the several other ways, yeah, method. Then we have a different type of the test like the localization test। लोकलाइजेशन टेस्ट इंडिकेट करते हैं कि जब ऐसी टेस्ट जो आपको स्पेसिफिकली लोकलाइज्ड करे आपके आपके नहीं पेशेंट के सिम्टम या पेशेंट को पेन को। जिस तरह टर्म खुद बता रहा है, लोकलाइजेशन मतलब लोकेशन। एज द टर्म इज बेसिकली रिफरिंग दीज आर द टेस्ट विच लोकलाइज मींस द पिन पॉइंट द लोकेशन ऑफ द लीजन। मतलब आपको इस टेस्ट परफॉर्म करने के बाद पेशेंट के पेन की, लीजन की, सिम्टम्स की लोकेशन पता चलती है। दैट्स व्हाई दीज आर द लोकलाइजेशन टेस्ट। दीज आर द स्पेसिफिक टेस्ट which are used to localize the lesion, yeah, which are used to localize the pinpoint location of the symptom. So these tests are the diagnostic assessment and basically used to pinpoint the specific location or origin of the symptom. They are used for any pathology at a joint. So localization tests also vary depending on the suspected condition and area of the concern. Some example of the localization test we have the provocative test। provocative मतलब पेन को बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आपके पास आता है, कहता है मुझे पेन नहीं हो रहा। आप ऐसी टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हो, उस वक्त नहीं हो रहा जिससे पेशेंट का पेन बढ़े, जानबूझ के करते हो ताकि पता चले कि पेशेंट को पेन कहाँ पर हो रहा है। तो दीज आर कॉल्ड द पेन प्रोवोकेटिव टेस्ट या जस्ट प्रोवोकेटिव टेस्ट। तो दीज टेस्ट बेसिकली डिफरेंट इन्वॉल्व द मेनूवर। मेनूवर मतलब टेक्निक्स ऑफ द बॉडी आर अप्लाइंग ए प्रेशर टू ए स्पेसिफिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टू रिप्रोड्यूस द सिम्टम। सिम्टम निकलेंगी तो पता चलेगा नहीं पेन कहाँ पर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह स्पाइन पेन के साथ पेशेंट आता है तो हम क्या करते हैं, जानबूझ के उसके स्पाइनल एवरी सेगमेंट को जानबूझ के कंप्रेस करते हैं ताकि पेशेंट का पेन बढ़े, प्रोवोकेट करे। तो उन टेस्ट को हम क्या कहेंगे? पेन प्रोवोकेटिव टेस्ट या जस्ट प्रोवोकेटिव टेस्ट। देन वी हैव अ पैल्पेशन। वी आल्सो पैल्पेट द ईच एंड एवरी सेगमेंट। लेट्स सपोज किसी का मसल स्पाज्म है, टेंडर है, तो हम टेंडर और ट्रिगर और रिजिड मसल में कैसे डिफाइन करते हैं? उसको प्रेस करते हुए। सो पैल्पेशन बेसिकली इन्वॉल्व using the hands are to feel the abnormalities, tenderness, just like edema। edema, pitting edema, non pitting edema आपको palpation से पता चलता है। swelling हो गई किसी जॉइंट में या किसी एरिया में, इस तरह करके। डायग्नोस्टिक इमेजिंग जस्ट लाइक एक्सरे, सीटी, एमआरआई, रेडियोग्राफ। एक्सरे से आप बोन में बहुत सारी चीजें देख सकते हो, वो भी एक चीज डायग्नोस करने के, रूल आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक फ्रैक्चर देख सकते हो, कैल्शियम या विटामिन की डेफिशिएंसी, ऑस्टियोफाइट देख सकते हो, इस तरह करके। ठीक है। एमआरआई, व्हेन यू गो फॉर एमआरआई यू कैन लुक एट द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ठीक है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द नर्वस सिस्टम, जस्ट लाइक एसएलआर न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है, स्लम टेस्ट न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है। ठीक है। या 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, नर्व्स की मायोटोम्स हो गया, डर्माटोम चेक करना हो गया। तो दिस इज हाउ यू डू द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। देन लैब टेस्ट आल्सो कैन हेल्प आउट लाइक
urine test, vitamin D test, calcium deficiency test, blood test. These are the lab tests. Electrodiagnostic studies like ENG and MCS, EMG electromyography, NCS nerve conduction study, nerve conduction velocity, जिससे आप मसल्स की इंटीग्रिटी, मसल्स की आर्किटेक्चर, मसल्स के इंटरनल वर्कआउट, बायोफीडबैक सिस्टम है, वो भी एक स्टडी में आता है. एंड देन स्पेशलाइज क्लिनिकल टेस्ट, जस्ट लाइक कोई ऑर्थोपेडिक टेस्ट वगैरह हम परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है. Now we have to differentiate the problem pathologies lying from the articular and extra-articular. When a joint basically having involvement from the articular and extra-articular, how can you differentiate? तो सीरेक्स ने ये कैटेगरी बनाई थी, मैंने पहले भी बताया था. सीरेक्स ने ज्यादातर काम वर्कआउट किया है सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट के ऊपर. तो सीरेक्स कैटेगराइज करता है मस्कुलोस्केलेटल इन्वॉल्व स्ट्रक्चर को, बट यू हैव टू रूल आउट वेदर द स्ट्रक्चर इज आर्टिकुलर और इंट्रा एक्स्ट्रा आर्टिकुलर. मतलब पैथोलॉजी आर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं लाइक लिगामेंट वगैरह वहां से आ रही हैं, या आउट ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स से आ रही हैं. तो कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट मतलब मसल, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट मतलब अदर देन मसल, लाइक लिगामेंट, बर्सा, टेंडन, इस तरह करके. टेंडन भी नहीं, अदर देन लाइक जॉइंट कैप्सूल, बर्सा, लिगामेंट, वो आ गए. ठीक है. Differentiating between the articular and extra articular differentiation is very essential in a musculoskeletal assessment. जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एक्टिव मूवमेंट में अगर किसी को पेन होता है तो यू mostly oftenly or mostly you can say the involvement is basically muscle. So you are talking about the muscle involvement. Whenever a resisted movement gives a pain to the patient, it also involves the muscle. But when you talk about a passive movement comes, you don't target the active contractile component. You can target the, let's suppose, the when you are performing the passive movement and causes the pain to the patient at that area, you can you mostly say the non-contractile structure involved. I'm just predicting a scenario in order to differentiate whenever the structure you involved, whether it is contractile or non-contractile. So there are the few clinical manifestation. मतलब क्यों कुछ पहचान है जो आपको बताएंगी कि ये आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट है या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है. जैसे आर्टिकुलर डिसफंक्शन क्या होता है कि वो पैथोलॉजी या इम्पेयरमेंट जो बेसिकली विद इन द जॉइंट इन्वॉल्व हो, जस्ट लाइक आपका एसीएल टीयर है, तो ये कैप्स आर्टिकुलर है. वो आर्टिकुलर मतलब आर्टिकुलेट करने वाला. जब दो सरफेस आर्टिकुलेट नहीं करेंगे तो जोड़ कहाँ से, जॉइंट कहाँ से बनेगा. तो अगर विद इन द जॉइंट कोई प्रॉब्लम है लाइक एमसीएल, लिगामेंटस, मेनिस्कल टीयर, तो वो आर्टिकुलर डिसफंक्शन है. तो उसकी रिप्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होगी. उसको कैसे, लेट सपोज patient with articular dysfunction typically having a severe experience of pain, stiffness भी होगी and limited range of motion भी होगी, लेकिन located कहाँ पे होगी, within the affected joint. विदाउट ज्वाइंट के बाहर वो उस वक्त कंप्लेन नहीं करेंगे. तो ये सिम्टम बताती है. एंड देन आल्सो जो ज्वाइंट की मूवमेंट है, दे आल्सो कैन ट्रिगर या वर्सन द पेन सिम्टम, पेशेंट का पेन या पेशेंट के सिम्टम को बढ़ा सकती है. ठीक है. कंडीशन सच एज ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस. अब नी ओए है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट ये नहीं कहेगा मुझे हिप्स में भी पेन होता है. वो ज्यादातर हिप के ज्वाइंट, नी ज्वाइंट के अंदर कंप्लेन करेगा, आवाजें अंदर से आती है, पेन अंदर से होता है. ठीक है. तो there are the few finding which you may find during the physical examination, like the joint swelling, tenderness, crepitus sound, capsular pattern of restriction in a problem coming from the articular involvement. And then images also can help out. If you can see the x-rays, you can see the healthy finger joint, osteoarthritis and rheumatoid arthritis finger joint, you can see. Okay. Come to the extra-articular dysfunction or pathology. It also refers to the pathology or impairment. They are originating from the structure, not within but outside the joint, out of the joint, like the muscle, tendon, ligament, bursa, and surrounding soft tissue. अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? पेशेंट जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिस्फंक्शन के साथ आ रहे हैं उनको पेन तो होगा, स्टिफनेस, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल होगी, बट उनकी सिम्टम्स डिफ्यूज होंगी, लोकलाइज्ड और विद इन जॉइंट नहीं होंगी. तो वो क्या होंगी, डिफ्यूज होंगी. वो डिफाइन नहीं कर पाएगा, वो पूरे घुटने पे हाथ रखेगा कि भाई यहाँ यहाँ पर मुझे लग रहा है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है. तो वो डिफ्यूज किस्म की कंप्लेंट है और डायरेक्टली जॉइंट मूवमेंट से रिलेटेड नहीं होगी. वो हिप जॉइंट पे है तो शायद नी की मूवमेंट से भी पेन वाबस्ता हो. दिस इज हाउ यू रिफ्लेक्ट. और पेन जो उनका एलिसिट होगा, that may be elicited with the palpation or movement that stress the affected joint. और जब उस स्ट्रक्चर को कंप्रेस किया जाएगा उसका पेन इलिसिट हो सकता है, मतलब इलिसिट कम हो सकता है इनडायरेक्टली. वो तो बढ़ा रहा था, ये कम करा रहा है इनडायरेक्टली. ठीक है. एंड देन कंडीशन सच एज टेंडनाइटिस, बर्साइटिस, मसल स्ट्रेन वगैरह, दे आर द इन्वॉल्व. And what kind of the finding you will find? The local tenderness, swelling, muscle weakness, palpable abnormalities.
in all these, and MRI also can reveal. So as a protocol to reach up to a proper diagnosis, we must need to have a thorough history and a physical examination as well, including the assessment of the joint strength, neurovascular status, provocation test, etc. in order to define, okay, in order to differentiate the structure which involve the capsular and articular and extra articular dysfunction. Just like the McMurray test or ligamentous stability test, they are essential for distinguishing between the extra and extra capsular dysfunction, extra articular dysfunction. Now you have to rule out another differentiation, that the differentiating from the muscle shortening from a muscle spasm as well. Okay. So as a proficient practitioner that can differentiate between a contractile and नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल स्टब में, तो वो ये भी कर सकता है, जो बंदा कॉन्ट्रेक्टाइल नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल का डिफरेंस पता लगा सकता है, वो मसल स्पाजम और मसल शॉर्टन का भी लगा सकता है। तो शॉर्टन जो टाइट मसल है, वो टिपिकली क्या करेंगे, एक फर्मर लेस इलास्टिक एंड फील या रेजिस्टेंस देंगे, एक फर्मर लेस इलास्टिक एंड फील देंगे, वाइल मसल स्पाजम में है मोर इलास्टिक एंड लेस सॉफ्ट एंड फील आपको मिलेगी। वही हमने डिस्कस किया था, जो हम एबनॉर्मल एंड फील देखें, नॉर्मल एंड फील तो नहीं मिलेगी, चाहे मसल स्पाजम हो या आपका मसल शॉर्ट हो, दोनों एबनॉर्मल में आएंगे तो पैथोलॉजिकल एंड फील ही आपको मिलेंगी। तो जो टाइट मसल में जो फर्म एंड फील मिलेगी, वो फर्म नहीं मिलेगी, वो फर्मर मिलेगी। फर्म तो नॉर्मल में आ गया, और मसल स्पाजम में जो मिलेगी वो मोर इलास्टिक मिलेगी। दिस इज हाउ यू कैन rule out if you can easily find out the normal and abnormal end fields. While the novice practitioner, they also can differentiate, can discern between the contractile and non-contractile element. Okay, now let's explain the few points to differentiate between these two, the muscle spasm and muscle spasm, और उसको represent करने से पहले कुछ definition है। By definition, the muscle shortening refers to a structural adaptive characteristic by permanent decrease in the length of a musculotendinous unit। जब एक मसल कॉन्ट्रेक्चर की जो दूसरी डेफिनेशन है एडेप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ अ मसल, जब एक मस्कुलोटेंडिनस यूनिट या मसल लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्टन रहता है, तो वहां पे परमानेंटली डिक्रीज लेंथ हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे मसल शॉर्टनिंग। ठीक है, दैट कैन बी रिजल्ट फ्रॉम अ प्रोलॉन्ग, आपने प्रोलॉन्ग किसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बना दिया, ब्रेस पहना दिया, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइज कर दिया, दैट कैन आल्सो लीड टू द मसल शॉर्टनिंग। रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इनकी? पेशेंट विद द मसल शॉर्टनिंग may experience a limited range of motion, obviously stiffness and decreased flexibility। उसकी लचक जो है वो अफेक्टेड होगी, स्पेसिफिकली उन अफेक्टेड मसल ग्रुप में। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी, वो कंसिस्टेंस एंड परसिस्टेंट देखने को मिलेगी, एक्टिविटी और पोजीशन बेस्ड नहीं होगी। ठीक है, इन केस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ मसल शॉर्टन। अनदर प्रेजेंटेशन और फाइंडिंग आपको क्या देखने को मिलेगी फिजिकल एग्जामिनेशन में, कि विजिबल या पेल्पेबल चेंजेस मिलेंगे मसल की लेंथ में। यू इजिली कैन सी विथ योर नेकेड आई, या यू इजिली कैन पेल्पेट, तो पेल्पेबल एंड विजिबल चेंजेस मिलेंगी मसल की लेंथ में। ठीक है, जस्ट लाइक इंक्रीज टोन, मतलब टाइटनेस, स्पास्टिक या रिजिडिटी। ठीक है, दिस इज आवर शॉर्टन मसल लुक लाइक। देन बाय डेफिनेशन मसल स्पाज्म refers to a sudden involuntary muscle contraction। देखिए, मसल स्पाज्म एक अलग कंडीशन है, मसल एबनॉर्मलिटी है नो डाउट, बट उसमें इन्वॉलंटरी मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन होती है, सिर्फ टाइटनेस नहीं होती। तो अगर कई मसल्स, जस्ट लाइक मसल क्रैम्प्स, तो मसल स्पाज्म में क्या होता है, एक सडन इन्वॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है मसल फाइबर्स की, जो रिजल्ट करती है फ्रॉम एनी इरिटेशन और एक्सटर्नल ट्रॉमा, एक्सटर्नल इंजरी। उसका कंसर्न आपके इमोबिलिटी से नहीं है, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन से नहीं है। ठीक है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, कि जिन पेशेंट में मसल स्पाज्म है, टिपिकली एक्सपीरियंस दी सडन इंटेंस पेन, जब वो एबनॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन होगी, उसको सडन और इन्वॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रेक्शन के साथ अच्छा खासा पेन होगा। ठीक है, मे बी वो टेम्पररी फंक्शन उस वक्त उसका लॉस भी हो जाए, बट ये इसकी पहचान है। एंड अदर फाइंडिंग ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन जो आपको देखने को मिलेंगी, दैट में रिवील के पेल्पेबल और विजिबल मसल ट्विचिंग भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट ऑन जो मसल स्पाज्म है, वो दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम ओवर यूज और डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ओके,
So as a protocol to reach up a proper diagnosis, we definitely need to have the thorough history and physical examination. ये additionally मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ. रेडियोग्राफ्स की तरफ घूरना पड़ेगा. Lastly, रेडियोग्राफ्स वगैरह भी देखने पड़ेंगे. Lastly, after all this exercise, a careful evaluation, summation of clinical presentation, sign and symptoms, conduction of appropriate diagnostic protocol, a healthcare professional can only differentiate between the muscle shortening and muscle spasm. ठीक है. एंड नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ट्रांसलेटरिक जॉइंट प्ले टेस्ट. ये हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं. जॉइंट प्ले मूवमेंट जो है उन्हीं को टेस्ट का नाम दिया जाता है. देयर आर द टू टेस्ट प्ले. देयर आर द टू वेज टू टेस्ट द जॉइंट प्ले. जॉइंट प्ले को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मतलब ट्रांसलेटरिक जॉइंट प्ले मूवमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए दो तरीके हैं. एक तो फिक्स करके फिक्सेशन के साथ, विदाउट फिक्सेशन. विदाउट फिक्सेशन लाइक वी अप्लाई द वाइब्रेशन ऑसिलेशंस या स्मॉल apply vibration, oscillation या small amplitude joint play movements without fixation. So while you palpate the joint space. So no, don't apply any fixation or stabilization at all. ठीक है. While the with fixation, when you stabilize or one joint or fixate it with any belt या with any device, so when you stabilize the one joint partner while moving the other through its maximum range of motion, so you also can uh, apply the joint play test while fixating the one articular surface या one joint. ठीक है. So this fixation can be done with the belt etc. ट्रैक्शन एंड कंप्रेशन बहुत बार पढ़ चुके हैं. whenever you apply any part perpendicular at a 90 degree to the at a 90 degree to the treatment plan. If you remember spinal movement chapter 2 में हमने अच्छे से पढ़ा था. ठीक है. और इससे अगर ट्रैक्शन से किसी को पेन मिले तो नर्व इन्वॉल्वमेंट हो सकती है. कंप्रेशन से मिले तो आर्टेरियल स्ट्रक्चर या अदर स्ट्रक्चर कैन बी इन्वॉल्व. ग्लाइडिंग टेस्ट में हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. इन चैप्टर 2 ग्लाइडिंग मूवमेंट दे आल्सो प्ले अ की रोल इन आइडेंटिफाई द प्रिसाइज डायरेक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द कैल्टन बॉन्ड. सेगमेंटल जॉइंट प्ले ग्लाइडिंग भी हम परफॉर्म करते हैं कि एक एक स्पेसिफिक सेगमेंट पे हम ग्लाइड दे सकते हैं. रेजिस्टेंट मूवमेंट हम यूजुअली परफॉर्म करते हैं मसल्स के लिए, ताकि मसल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, जिस तरह मैंने आपको बताया था RIT रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक टेस्टिंग बाय द सीरीएक्स. तो रेजिस्टेंट मूवमेंट दे आर वेरी स्पेसिफिक यूज्ड फॉर अ वेरियस पर्पस लाइक अ मसल स्ट्रेंथ या मसल इंटीग्रिटी या न्यूरोमस्कुलर इंटीग्रिटी. ठीक है. फॉर स्पाइनल मसल्स रेजिस्टेंट मूवमेंट आर क्वाइट डिफिकल्ट. बाकी मसल्स के लिए आप इजीली कर सकते हो. लेट्स सपोज स्पीड टेस्ट. स्पीड टेस्ट बाइसेप के लिए होती है. ठीक है. तो वो स्पेसिफिकली आप एल्बो फ्लेक्शन में, पेशेंट सुपाइन में एल्बो फ्लेक्शन में आप उसको कहते हो कि एल्बो को फ्लेक्स करे और आप एंटीरियर फोरआर्म से वहां पे रेजिस्ट करते हो. और अगर पेशेंट को पेन मिले तो पॉजिटिव स्पीड टेस्ट. और भी हर मसल के लिए टेस्ट है. लिफ्ट ऑफ टेस्ट आपकी होती है सब स्केपुलर मसल्स के लिए. ठीक है. तो दीज आर द मैनुअल मसल टेस्टिंग. और ये वही चीजें लिखी हुई है. ड्यूरिंग रेजिस्टेड मूवमेंट थेरेपिस्ट रेजिस्ट करता है, ऐसी बात है. देयर आर द जनरल थ्री मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग द रेजिस्टेड मूवमेंट. MMT मैनुअल मसल टेस्टिंग जो हम काइनेसियोलॉजी में पढ़ते हैं, जिसके हमारे पास अकॉर्डिंग टू देम देयर आर द 5 grades 0 to 5, and then can be the 6 as well. Then we have a machine also can resist like the tensionometer, various isokinetic testing devices. हालांकि isokinetic manual is not possible, तो वो mechanically होती है. ठीक है. And then specific functional maneuver like the PNF technique etc. So according to the MMT, if you find how I divide the MMT basically, मैं MMT के 6 ग्रेड्स को इस तरह डिवाइड करता हूँ, दो 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 में. ठीक है. हर कैटेगरी के लिए एक नाम है. लेट्स सपोज पहली कैटेगरी 2 ग्रेड्स 0 and 1, 2 and 3, 4 and 5. 0 and 1 में एक कॉमन नेम है कॉन्ट्रेक्शन. अगर कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रही तो 0 ग्रेड, कॉन्ट्रेक्शन हो रही है तो ग्रेड 1. दूसरी कैटेगरी में आपकी आ जाती है ग्रेविटी. अगर ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन है तो ग्रेड 2, ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी है तो ग्रेड 3. चौथी के थर्ड कैटेगरी में क्या आता है ग्रेड 4 and 5. रेजिस्टेंस मिनिमल रेजिस्टेंस है तो ग्रेड 4, मैक्सिमम है तो 5. ठीक है. दिस इज हाउ यू डिवाइड द मसल्स ग्रेड. ओके जी. इफ यू रिमेम्बर मैंने बहुत बार RIT का जिक्र किया हुआ रेजिस्टेंट आइसोमेट्रिक टेस्टिंग के हवाले से. वो भी सीरेक्स ने दी थी. उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि जब भी आप पेशेंट में सबसे पहले रेजिस्टेंट मूवमेंट परफॉर्म करते हो, पेशेंट को कोई पेन नहीं हुआ, कोई मूवमेंट भी वो परफॉर्म कर गया, उसको कोई मूवमेंट, उसका आपकी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उसने मूवमेंट भी नॉर्मली परफॉर्म की, पेन भी नहीं हुआ, तो उसको आप कैटेगराइज करोगे एज अ नॉर्मल. फिर पेशेंट कहता है कि आपने परफॉर्म की दूसरे पेशेंट के ऊपर, पेशेंट को पेन हुआ बट स्टिल वो मूवमेंट कर पाया, लेकिन पेन अच्छा खासा हुआ और मूवमेंट चलो वो नहीं भी कर पाया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन पेन उसको नहीं हुआ, मतलब वो मूवमेंट कर पाया थोड़ी बहुत
लेकिन पेन नहीं हुआ, आप क्या कहोगे? पेनलेस एंड वीक। तो यहाँ पर कंप्लीटली एक पेनलेस, हाँ पेन उसको नहीं हुआ बट स्टिल वीक है, तो इट इज कंप्लीटली इंडिकेट टू एनी मसल रप्चर। दूसरी कंडीशन, अच्छा खासा वो पेनफुल हुआ पेशेंट को, पहले पेन नहीं था दूसरी कैटेगरी में, अब उसको पेन भी हुआ बट मूवमेंट भी नहीं कंफर्म कर रहा, तो मतलब माइनर लीजन नहीं है, इसको कंप्लीट रप्चर नहीं है, कंप्लीट मेजर लीजन, मेजर लीजन। और फोर्थ कैटेगरी है कि पेनफुल तो है बट स्टिल ही कैन परफॉर्म द मूवमेंट, तो मतलब माइनर लीजन है, मेजर नहीं है। दिस इज हाउ यू कैन categorize the muscle category when you perform the resisted movement. Then we have a passive soft tissue movement. Passive soft tissue movement जो हम passively perform करते हैं, like physiological movements, you perform the movement to take the muscle end field and length field. Soft tissue length and end field they are usually measured by moving a limb. जब हम normally active movements को जिस तरह चेक करते हैं वो passive movements में आती है, लेकिन muscle length क्या होगा? muscles की length चेक करने के लिए when you stretch a muscle या when you bring at the end range, let's suppose आप bicep की length चेक करना चाहोगे, तो आप maximum 0 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन में लेके जाओगे, मैक्सिमम फुल एल्बो फ्लेक्शन में लेके जाओगे, ठीक है? फिर आप असेस करते हो मसल्स की लेंथ, फिर उसको मेजर कर सकते हो या असेस कर सकते हो सिंपल। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट व्हाइल दीज मेथड्स। ओके ये सारा हो गया। देन असेसरी सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट, हम अदर स्ट्रक्चर की इलास्टिसिटी मोबिलिटी को चेक करने के लिए भी असेसरी सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं, ताकि सॉफ्ट टिश्यू में कोई चेंजेस, टेक्सचर, स्कार वगैरह, एडिमा वगैरह तो नहीं है। मसल प्ले भी कराते हैं, इनफैक्ट शॉर्ट ट्विचिंग मूवमेंट्स देखते हैं, कॉन्ट्रेक्शन देखते हैं, मसल फाइबर्स की स्पेसिफिक डायरेक्शन में परफॉर्म कराते हैं, डिफरेंट चीजें, तो ये असेसरी सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स में आता है, ठीक है? तो असेसरी तो वो सेकेंडरी मूवमेंट्स होती है, प्राइमरी मूवमेंट्स नहीं होती। लेकिन वो मसल्स में अगर हम जब हम चेक करें ड्यूरिंग ए जॉइंट मूवमेंट, छोटी छोटी जो मूवमेंट्स हो रही हैं, एक फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स कौन सी हैं? आपके एक्टिव फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। लेकिन असेसरी मूवमेंट्स कौन सी हैं? ग्लाइडिंग, रोलिंग, स्लाइडिंग। तो कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द देयर आर द सेवरल मूवमेंट्स लाइक ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जॉइंट मोबिलाइजेशन है, जॉइंट डिस्ट्रक्शन है, मतलब आपकी ट्रैक्शन, जॉइंट कंप्रेशन भी हम पढ़ चुके हैं। ये उसके एग्जांपल्स हैं, ग्लाइड, स्लाइड, रोलिंग, these all are the spinning, these all are the accessory movement, translatory movements, टेंडन ग्लाइडिंग। और ये मेरे ख्याल से हम सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है? एंड फाइनली वी हैव एडिशनल टेस्ट, हम एडिशनल एग्जामिनेशन कैन आल्सो बी इन्वॉल्व। जब आप डायग्नोसिस तक नहीं पहुंचते तो एडिशनल एग्जामिनेशन भी कर सकते हो, ताकि आपकी असेसमेंट लाइक कोऑर्डिनेशन टेस्ट है, स्पीड है, एंड्योरेंस है, फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी है, वर्क स्टेशन, एर्गोनॉमिकल इवोल्यूशन है, ये भी एडिशनली आप यूज कर सकते हो। देयर आर द जस्ट फ्यू एग्जांपल ऑफ एडिशनल टेस्ट, हाउएवर देयर आर द सेवरल एडिशनल टेस्ट इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। इनको टेस्ट करना, एग्जामिन करना, टाइम की नौयत पे डिपेंड करता है। आप प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं पहुंच पाए, स्टिल करना चाहते हो, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करता है। सो वी आर डन विद द चैप्टर 4 एज वेल। और आई विश के नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 5 के ऊपर बनाऊंगा। टिल देन अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हो, या डोंट फॉरगेट टू पुट योर फीडबैक एज वेल regarding all these 4 chapters, and with the passage of time I will also upload and record the other chapters also. Thank you everyone.